जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 56। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 1। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। भारत में प्रथम बार पुर्तगाली कब आए थे? तो वो आए थे 1498 में। कौन थे वो? तो वास्को डिगामा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई? तो स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व 1757 में जो प्लासी का युद्ध था उसमें किसने किया था बताइए? तो वो क्या था? लॉर्ड क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंध राज्य एवं मुंबई कराची मार्ग का प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1852 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना। ठीक। तो पहला है, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे। बिल्कुल गलत है, ये वसूल नहीं सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है जेम्स विल्सन को। किसको? जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा जो डुरंड रेखा है का निर्धारण किसके समय में हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। कब? 1902 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 में इस सभी में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया? तो वो थे मंगल पांडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य और बिहार में क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बिहार पूजा स्थल बिल्कुल गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, क्या दिया है? चैत्य पूजा स्थल होता था और बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था। यही सही है। चैत्य किसे बोलते थे? पूजा स्थल को चैत्य बोलते थे। और बिहार यानी विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान को विहार बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो शेरशाह का जो मकबरा है सासाराम में स्थित है उसका निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो वो पूरा किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। किसके द्वारा? इस्लाम शाह। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से? तिनकठिया पद्धति का जो संबंध है वो किस प्रकार की खेती से है? तो वो है नील की खेती से। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था गुरु प्रसाद सेन द्वारा। किसके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 16, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के मध्य। ठीक है। कब लड़ा गया था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये जो चंदेरी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? चलिए 1500 मैं बता देता हूँ, लेकिन 1500 चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, 1526, 1527, 1528, 1529। आप मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा चंदेरी का युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में
किस सूफी संत का विचारों को संकलित किया गया? आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है बताइए? तो ये किया गया फरीदुद्दीनगंज ए सकर, फरीदुद्दीनगंज ए सकर का। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, ड्यूटी ड्रॉ जो है वो बैंक का क्या आशय है बताइए? तो ये आशय है निर्यातक को आयात शुल्क की वापसी। ठीक है, ड्यूटी मतलब कर ही होता है, तो वही जो आयात कर है उसकी वापसी, ड्रॉ होता है ना, विड्रॉ कर लिए तो वही वापसी कर लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार की क्षेत्र निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, किसके लिए? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है बताइए? तो बिहार के पटना जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है धारवाड़ संरचना, धारवाड़, जमुई, गया और मुंगेर सही है। दूसरा है विंध्य, कैमूर और रोहतास। तीसरा है टर्शियरी, रोहतास और बांका, यही गलत है। ठीक है। चौथा है क्वाटरनरी, उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है किस अधिनियम के अंतर्गत या तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था बताइए? तो ये अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब लाया गया था ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ऐसे मैं ही बता देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है जब ऑप्शन पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगा। ठीक है, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, ये तो इम्पोर्टेंट, ये होना अनिवार्य है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी लाभ के पद पे ना हो, ये भी जरूरी है। तो 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम से कम करके 50 तक किया गया? तो कौन से वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1987 ईस्वी में। कब? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो संविधान के किस भाग को दी गई? तो ये दी गई है भाग 3 को। ठीक है, तो भाग 3 को हम किस नाम से जानते हैं और इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक भाग 3 में है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में? तो ये हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया बोल रहा है? ठीक है, 92 संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, तो इसमें से कौन सा एक भाषा है जिसे नहीं जोड़ा गया था? चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी भाषा है। तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, मैथिली, डोंगरी और संथाली को। तो कौन सी भाषा? नेपाली को नहीं जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है? तो कौन सी बीमारी हो सकती है जब रक्त में आरबीसी बढ़ जाए? तो पॉलीसिथीमिया, पॉलीसिथीमिया, क्या? पॉलीसिथीमिया जो है आरबीसी बढ़ने से हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में औसत कथन की पहचान कीजिए। तो औसत कथन क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में, तो पढ़ते हैं फिर पता चल जाएगा। ठीक है, पहला इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन का होता है। बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यही गलत है। ठीक है, इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहन द्रव्य को क्या कहते हैं बताइए? तो इसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने बोला था ना ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है मैंने ये क्वेश्चन मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कुछ भी। ये क्वेश्चन मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के रूप में। और देखिए अभी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से मतलब कुछ अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 30 क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि जो आपको आ रहे होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसके बारे में बहुत कम बच्चे को नॉलेज रहता है या फिर नॉलेज भी नहीं रहता है बहुतों को। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िए और अब बहुत जल्दी हम लोग लाइव आएंगे, उसमें प्राइज़ भी दिया जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। और नहीं पता है तो एक वीडियो में डाल रखा हूँ उसके बारे में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित हैं? किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित हैं? विषाणु से होने वाले सभी रोग कौन से इसमें से ये बताना है। ठीक है, तो छोटी माता, कैंसर और तपेदिक जो है ये विषाणु से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, शक्कर के किण्वन के द्वारा कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है बताइए? तो ये यौगिक है एथिलीन। कौन सी है? सॉरी गलती हो गया, एथिलीन कैसे होगा? हाँ, इथाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं एपी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? कान से संबंधित नहीं है तो कौन सी हड्डी है? स्टेपिस तो है, मैलियस भी है, इनकस भी है, पेटिला जो ये कान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कौन से जीव हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक? तो कबूतर में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अगर नहीं आता है तो गूगल से भी सर्च करके बताइए, इससे तो ये कम से कम पता चल जाएगा ना आपको। अगर सर्च करके बता रहे हैं तो आपको तो पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इतना गुणसूत्र है कबूतर में। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो शरीर में जो एचआईवी वायरस है वो किसको, एचआईवी से क्या होता है? एड्स होता है, पता ही होगा। और इसकी फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए तो ये किस अंग को प्रभावित करता है बताइए? तो ये प्रभावित करता है प्रतिरक्षा को, प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है हमारे शरीर में उसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है? तो सिलिकॉन तो आता है, जर्मेनियम भी आता है, टीन भी आता है, मरकरी इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्राध्वनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। 20 किलो हर्ट्ज कहिए या 20,000 हर्ट्ज कहिए। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसे द्रव्य सोना कहा जाता है? तो द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? तो द्रव्य सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। क्वेश्चन नंबर 44, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 45, एल्कीन के कौन सा बंध होता है? एल्कीन में कौन सा बंध होता है बताइए? तो एल्कीन में द्विबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है ये पूछ रहा है, बताइए क्या संबंध है? तो यही संबंध है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। ठीक है, बल गुने विस्थापन का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जितने बल से हम कोई भी काम यानी मानते हैं कि चल रहे हैं तो जितने क्षमता यानी जितने बल से हम चलेंगे किसी भी दूरी को तय कर रहे हैं तो वो हमारा एक कार्य हो गया। बस यही है, लॉजिक अपना दिमाग में लगाना है, बस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध सही है?
संबंध में सही है पूछ रहा है, तो कौन सा सही है वो बताना है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है, चलिए पता चल गया। फर्स्ट ही ऑप्शन में इसका तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी रंग का सभी रंगों से कम होता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। किसका, लाल रंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है। तो ये किस नियम से संबंधित है, किरचॉफ के नियम से संबंधित है। नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उसे, तो बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं, रेडियल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो लास्ट क्वेश्चन है सेट का। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच में खेला गया था। इंग्लैंड और किस देश के बीच में विश्व कप का पहला मैच खेला गया था, वो खेला गया इंग्लैंड और भारत के मध्य। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इसे देखना अत्यंत आवश्यक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया, कब पारित किया गया था। इसे पारित किया गया था 1773 में। कब, 1773 में। तो 1773 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बंगाल के जो गवर्नर, जिन्हें बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, अब उन्हें गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है। और 1773 अधिनियम के अंतर्गत ही एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना कहाँ की गई, कलकत्ता में। और इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया कब, 1784 में। पहला था 1773 और दूसरा आ गया 1784। लेकिन 1773 कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की भी गठन की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का दोनों का गठन किया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया, तो 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। चलिए, ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया कब, 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। सबसे पहले 1773 का जो एक्ट था उसमें क्या कहा जाने लगा था, उसमें बोलने लगे थे हम लोग गवर्नर जनरल। लेकिन अब जो 1833 का एक्ट आ गया, इसमें कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। पहले 3 सदस्य होते थे, लेकिन ये जो 1833 का एक्ट आया, इसमें चौथे सदस्य को भी शामिल कर दिया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1833 का जो अधिनियम था, उसी के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन किया गया, क्योंकि विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट आ गए पॉइंट, भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत का जो शासन अधिनियम था, यानी भारत का जो शासन था, वो कंपनी से छीन लिया गया 1858 में। आपको पता ही होगा 1858 में विद्रोह हुआ था, तो उसी समय में कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था भारत का शासन। और इसके अंतर्गत भारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के पद को समाप्त कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद कब स्थापित किया गया था, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें स्थापित किया गया था, और 1858 का जो एक्ट आया उसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। कौन से पद का, सचिव पद का। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल बोला गया था, 1833 का जो एक्ट है, 1833, देखिए 1773 में क्या बोला जाने लगा, 1773 में बोलने लगे गवर्नर जनरल, 1833 में बोले जाने लगे भारत के गवर्नर जनरल। अब जो आ गया 1858 का जो एक्ट आया, इसमें हम क्या बोलने लगे, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर हम वायसराय बोलने लगे। ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग क्या हुए, भारत के प्रथम
वायसराय। अब जब प्रथम वायसराय हुए तो वो अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया कब? 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का प्रथम बार शक्ति दिया गया गवर्नर जनरल को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1874 को। लेकिन इससे जो जितनी पावर थी वो पावर कब ले ली गई थी? 1858 के अधिनियम में ही इसे सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई थी। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। इससे ये होगा अगर आप एक दो बार उस चीज़ को लिखते हैं तो आपको वो जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।